कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। ये जो गजल है, इस गजल के लिखने वाले जिनका नाम इकबाल अजीम है, इन्होंने शायद जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसी कहानी के लिए उन्होंने लिखा था। और ये जो कहानी है इस पर इनकी गजल बिल्कुल फिट बैठती है। एक मुजरिम है, एक कातिल है जो जज साहब को एक एप्लीकेशन लिखता है और उसमें लिखता है कि जज साहब मुझे पैरोल पर बाहर जाने दिया जाए, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ और अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। अब मेरे बच्चे जवान हो गए होंगे, उनसे नजरें मिलाना चाहता हूँ और अपने परिवार के साथ भी कुछ दिन बिताना चाहता हूँ और मैं दुनिया भी देखना चाहता हूँ कि अब दुनिया कितनी बदल गई है और कैसी हो गई है। लेकिन जो जज साहब थे वो इसके एप्लीकेशन को ठुकरा देते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो जुर्म किया है उस जुर्म की सजा सिर्फ ये काल कोठरी ही है और तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक काल कोठरी में ही रहोगे और काल कोठरी से तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकते और पूरी जिंदगी तुम्हारी जेल में ही बीतेगी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक इलाका है प्रकाश नगर, वहीं एक परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी है और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और इन दोनों की उम्र लगभग 7-8 साल है क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। जो पति है उसका नाम राजेश गुलाटी है और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जो पत्नी है उसका नाम अनुपमा है। जो अनुपमा थी वो लगभग 57 दिनों से गायब थी और जो पति था राजेश गुलाटी वो काफी परेशान था। अपने ससुराल में भी संपर्क किया, उन लोगों से भी बताया कि कहीं आप लोगों को पता चले तो अनुपमा को लाएं, ढूंढें, और अपने घर पर भी संपर्क किया, इस बारे में उनको भी बताया। लेकिन अनुपमा का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। जब अनुपमा गायब हुई थी तो वो तारीख थी 17 अक्टूबर 2010 की और 57 दिन गुजर चुका था। और 57 दिन के बाद जो अनुपमा का भाई है यानी कि राजेश गुलाटी का साला जिसका नाम SK चौधरी है, वो दिल्ली का रहने वाला है और जो अनुपमा का मायका है वो दिल्ली ही है। तो दिल्ली से वो पहुंच जाता है देहरादून अपने बहनोई के पास प्रकाश नगर में राजेश गुलाटी के पास। जिस दिन ये पहुंचा था वो तारीख थी 11 दिसंबर 2010 की और ये वहां जाने के बाद अपने बहनोई से कहता है कि बहन के गायब हुए काफी दिन हो गए और हमें अब चलना चाहिए पुलिस थाने और वहां चलकर हमें रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए अपनी बहन की गुमशुदगी की। शायद पुलिस वाले हमारी मदद करें और हमारी बहन मिल जाए। राजेश गुलाटी भी तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, और वो कहकर चला जाता है बाथरूम में नहाने के लिए। और जैसे ही नहाने जाता है वैसे ही SK चौधरी के पास अनुपमा का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि भैया अब आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे ढूंढिएगा नहीं। ये भाई मैसेज पढ़ता है और फिर जब राजेश गुलाटी बाथरूम से नहा कर आता है तो उसको भी यह मैसेज दिखाता है और कहता है उससे कि अनुपमा का मोबाइल 57 दिनों से बंद था और आज 57 दिनों के बाद उसके मोबाइल से एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोग मुझे ढूंढिएगा नहीं और मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। तो राजेश गुलाटी कहता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट दर्ज कराने से कोई फायदा नहीं है। वो नाराज होकर चली गई है और शायद वो कभी हमारे घर वापस नहीं आना चाहती है, इसलिए हमें अब थाने में भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन SK चौधरी कहता है कि नहीं, अब तो जरूर हमें थाने चलना चाहिए, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन, कहाँ होगी, और चलकर रिपोर्ट जरूर दर्ज करानी चाहिए। फिर राजेश गुलाटी भी हामी भर देता है और ये दोनों लोग थाने पहुंचते हैं और थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो SK चौधरी था वो दूसरे तरफ जाता है अकेले और एक पुलिस वाले से कुछ कहता है। उसने क्या कहा था ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा। और फिर ये लोग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वापस घर आ जाते हैं देहरादून में, वहीं प्रकाश नगर में जहाँ राजेश गुलाटी रहता था। ये लोग वहाँ 2-3 घंटा टाइम बिताते हैं अपने बच्चों के साथ। तब तक 4-5 पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछताछ करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो अनुपमा का वो लोग फोटो मांगते हैं कि फोटो के जरिए हम लोग उसे तलाश करेंगे। उसे फोटो दिया जाता है पुलिस वालों को, राजेश गुलाटी फोटो देता है और फिर अब ये लोग उठ जाते हैं और वहाँ से और जाने की तैयारी कर रहे थे पुलिस वाले। तभी उनकी नज़र वहीं एक रखे हुए फ्रीजर पर पड़ती है। जो फ्रीजर था वो डीप फ्रीजर था। एक पुलिस वाला उसे देखता है तो चौंक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि डीप फ्रीजर का घर में क्या काम है। डीप फ्रीजर तो अक्सर दुकानों में होती हैं जहाँ आइसक्रीम रखे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक रखे जाते हैं, लेकिन ये डीप फ्रीजर का काम घर में क्या है और इसको घर में क्यों रखा गया है। ये बात एक दूसरे पुलिस वाले शेयर करता है, वो भी देखता है तो उसे भी अजीब लगता है। और फिर ये लोग बाहर तक जाते हैं लेकिन फिर बाहर से अंदर आ जाते हैं, घर के अंदर फिर पहुंचते हैं और राजेश गुलाटी से इस बारे में बात करते हैं।
राजेश गुलाटी से पूछते हैं कि ये जो डीप फ्रीजर है इसका घर में क्या काम है और ये किस लिए लाया गया है। राजेश गुलाटी बताता है कि मैं और मेरी पत्नी यानी कि अनुपमा दोनों लोग मार्केट गए हुए थे और मार्केट में ये डीप फ्रीजर दिखा, तो अनुपमा ने ही कहा था कि डीप फ्रीजर ले लिया जाए और हम लोगों ने ले लिया था उसी दिन। फिर जो पुलिस थी वो पूछती है कि ये डीप फ्रीजर में ताला क्यों लगा हुआ है, तो राजेश गुलाटी बताता है कि ये ताला इसके बारे में अनुपमा ही बता सकती है क्योंकि उसी के पास चाबी है और वही इसके बारे में जानती है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले सख्त होते हैं और राजेश गुलाटी के साथ सख्ती करते हैं, तो राजेश गुलाटी जाता है और अलमारी से एक चाबी निकाल कर लाता है और उस चाबी से उस ताले को खोला जाता है। वो ताला खुलता है और उसमें जब पुलिस देखती है तो उसमें से लगभग 35 काली पॉलीथीन निकलती है, ब्लैक पॉलीथीन उसमें से 35 निकलती है। उन पॉलीथीन को खोला जाता है एक-एक करके, तो उसमें से मांस निकलता है। पुलिस देखती है 2-3 पॉलीथीन खोलती है, तीनों में से मांस निकलता है और सब में बर्फ जमे हुए थे, पूरा सफेद हो चुका था बर्फ जमकर। फिर अब पुलिस एक पॉलीथीन के मांस को बाहर निकालती है और तब तक वहीं वेट करती है जब तक कि वो बर्फ की परतें जो उस पर लगी हुई थी मांस पर वो खत्म नहीं हो जाती। फिर अब मांस के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसमें पुलिस जब देखती है तो चौंक जाती है और सन्न रह जाती है क्योंकि उन मांस के टुकड़ों में इंसानी उंगलियां थी। और जब अनुपमा का भाई था देखता है तो वो भी घबरा जाता है और रोने लगता है। अब पुलिस वाले इस मांस के टुकड़ों के बारे में उससे पूछती है राजेश गुलाटी से, तो राजेश गुलाटी बताता है कि यही अनुपमा है और डीप फ्रीजर में मौजूद है। अब जो अनुपमा का भाई था ये बात सुनता है, वो सहम जाता है और डर जाता है और रोने लगता है। पुलिस वालों की भी रोंगटे खड़ी हो जाती है और वो भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अब पुलिस वाले जो राजेश गुलाटी था उसको हिरासत में लेते हैं और ये 35 पॉलीथीन थे उसको भी अपने साथ ये लैब भेज देते हैं और इससे पूछते हैं कि जो बाकी की लाश के हिस्से हैं, जो बाकी के बॉडी पार्ट हैं वो कहाँ हैं। तो राजेश गुलाटी बताता है कि उनको मैं मसूरी में और भी अलग-अलग पहाड़ी इलाकों में मैंने उसको फेंक दिया है। अब पुलिस उसे हिरासत में लेने के बाद थाने लेकर आती है और थाने में उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में जो उसने कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ यूँ है कि जो राजेश गुलाटी और जो अनुपमा है एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उस समय था 1992 का। ये लोग उसी कॉलेज में पढ़ते थे और इन लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हुई और ये मुलाकात होने के बाद ये लोग दोस्त बन गए और दोस्त बनने के बाद ये धीरे-धीरे इनका दोस्ती प्यार में बदल गया और ये लोग शादी करना चाहते थे। लेकिन इन लोगों का जो धर्म था, जो जात था, जो कास्ट था इन लोगों का वो अलग-अलग था और इस वजह से ये घर पर इस बात को शेयर भी नहीं कर पा रहे थे कि हम दोनों की शादी करनी है, क्योंकि इन लोगों को पता था कि घर वाले इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे और इस चीज़ को नहीं मानेंगे। फिर अंत में जब इन लोगों की पढ़ाई खत्म होती है तो राजेश गुलाटी है वो ब्रिटेन चला जाता है, लंदन चला जाता है और वहाँ जाकर जॉब करने लगता है। अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे वो काम करने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद जो अनुपमा थी उसको भी वहाँ बुला लेता है और ये दोनों वहीं जॉब करने लगते हैं। अब टाइम आ जाता है 1999 का और ये दोनों वो तारीख थी 10 फरवरी, उस दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं 1999 में और शादी करने के बाद लंदन में ही इन लोगों ने शादी किया था। अपने परिवार वालों को भी शेयर करते हैं। तो परिवार वाले भी राजी हो जाते हैं इसलिए क्योंकि जो लड़की वाले परिवार थे वो इसलिए राजी हो गए कि जो राजेश गुलाटी था एक कामयाब लड़का था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो विरोध करने का कोई वजह बन नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया और शादी को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन वहाँ समय बीतता है और फिर ये लोग वहीं थे, तभी इन लोगों के 2 बच्चे होते हैं और दोनों जुड़वा, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जो अनुपमा थी वो परेशान होने लगी थी, दोनों बच्चों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी वहाँ। फिर उसने अपने पति से यानी राजेश गुलाटी से कहती है कि अब हम लोगों को हिंदुस्तान चलना चाहिए और अपने घर चलना चाहिए और वहाँ पर जो मेरे माता-पिता हैं वो लोग बच्चों के भी ख्याल रखेंगे और हम लोग कहीं जॉब भी करेंगे। यहाँ अकेले मैं परेशान हो जा रही हूँ, बच्चों को संभाल नहीं पा रही हूँ। राजेश गुलाटी तैयार हो जाता है और उसे लेकर इंडिया आता है और इंडिया में ये लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आने के बाद ये दोनों अपने ससुराल पहुँचते हैं, यानी कि जो राजेश गुलाटी था उसके ससुराल और जो अनुपमा थी उसके माता-पिता के पास जाते हैं और ये अनुपमा वहीं रहने लगती है अपने माता-पिता के साथ बच्चों को लेकर। अब राजेश गुलाटी नौकरी तलाश करने लगता है, जॉब की तलाश में निकल जाता है। इसको एक अच्छी कंपनी में जो कोलकाता की कंपनी थी, वहीं पर इसको जॉब मिल जाता है और ये नौकरी मिल जाती है और ये कोलकाता चला जाता है, वहीं नौकरी करने लगता है। और इधर अनुपमा थी अपने बच्चों के साथ, अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।
अब जब राजेश गुलाटी कोलकाता पहुंचता है तो ये जिस कॉलोनी में रह रहा था उसी कॉलोनी में एक और महिला थी जो दिखने में बेहद सुंदर थी, और ये दोनों में दोस्ती हो जाती है और राजेश गुलाटी उससे भी प्यार करने लगता है और उससे भी मिलने लगता है। लेकिन इस बात का जब अनुपमा को भनक लगती है तो वो दिल्ली से सीधे कोलकाता पहुंच जाती है, और कोलकाता जाने के बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये बात अब पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस से होते हुए कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद कोर्ट से फैसला आता है कि राजेश गुलाटी को अपने बीवी और बच्चों को हर महीने 20,000 रुपए देना पड़ेगा। राजेश गुलाटी इस बात को मानता है और फिर आते हैं ये लोग, लेकिन जो अनुपमा थी और राजेश गुलाटी थी फिर ये आपस में सुलह करते हैं और कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब पिछली बातों को हमें भूल जाना चाहिए और नई जिंदगी शुरू करना चाहिए, और जो हुआ उसको भूलकर अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहिए। दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर ये लोग कोलकाता से वापस दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद अब फिर राजेश गुलाटी दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाता है। इस बार उसको नौकरी मिलती है देहरादून में, और अपने पत्नी और बच्चों के साथ देहरादून पहुंच जाता है और वहीं जॉब करने लगता है। लेकिन राजेश गुलाटी की जो पत्नी थी अनुपमा, वो इस चीज को, जो कोलकाता में जो घटना हुआ था, वो भूल नहीं पा रही थी और इस बात को लेकर आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही झगड़ा हो रहा था। वो तारीख थी 17 अक्टूबर की 2010 का, और उस झगड़े में ये राजेश गुलाटी पूरी कहानी बताता है कि जब झगड़ा हुआ 17 अक्टूबर को, तो मुझे गुस्सा आया, और गुस्से के दौरान, वो रात का टाइम था, बच्चे सो गए थे, और गुस्से में ही मैंने अनुपमा को धक्का दे दिया। और जब अनुपमा को धक्का दिया तो अनुपमा गिर गई और बेड के कॉर्नर से उसके सर पर जा लगा। जब उसके सर पर लगा तो अनुपमा बेहोश हो गई और काफी खून बह चुका था। फिर मैं डर गया और ये सोचने लगा कि अब अनुपमा अगर बच गई और जिंदा बची तो ये फिर पुलिस के पास जाएगी, फिर कोर्ट कचहरी में मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा और पुलिस के पास दौड़ना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए और पूरी कहानी ही खत्म हो जाए। फिर मैंने घर में रखे कॉटन लाया, यानी कि रुई लाया, और उसके मुंह में ठूस दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जब उसकी मौत हो गई तो मैंने उसको लाश को घसीट कर बाथरूम में ले गया और वहीं रात भर छोड़ दिया, और रात भर मैं सोया। और जब सुबह हुई तो बच्चों को मैं स्कूल जाने के लिए तैयार कराया, नहलाया धुलाया, ड्रेस पहनाया, तो बच्चे हमसे पूछने लगे कि माँ कहाँ गई है। तो मैंने बच्चों से कहा कि माँ नाना नानी के वहाँ गई है और वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। फिर मैं बच्चों को स्कूल ले जाकर छोड़ दिया, और जब वो वापस आया तो फिर मैं मार्केट गया और मार्केट से डीप फ्रीजर खरीदा और आरी खरीदा और कटर खरीदा। इन 3 चीजों को खरीदने के बाद मैं घर आया, और घर आने के बाद बाथरूम में ही मैंने अनुपमा की लाश को टुकड़े किए और काली पॉलीथीन में लाया था, और 72 पॉलीथीन में उसके लाश के टुकड़ों को मैंने रखा। और जब भी बच्चों की छुट्टी होती तो उन लोगों को मैं घुमाने के बहाने 1-2 थैली अपने साथ कार में रखता, और कार से बच्चों के साथ कभी मंसूरी जाता, कभी शिमला जाता, और पहाड़ी में उसे ले जाकर फेंक देता। ऐसे में लगभग काफी पॉलीथीन फेंक चुका था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 35 पॉलीथीन के टुकड़े बचे थे। तब तक SK चौधरी मेरा साला यहाँ पहुंच गया और उसने थाने में जाने की जिद करने लगा, और हम लोग थाने में पहुंच गए। और उसने, जो SK चौधरी था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं कहानी के आखिर में बताऊंगा, तो जो ये SK चौधरी था, पुलिस से यही बात कहा था कि मुझे शक है अपने बहनोई के ऊपर ही, क्योंकि जब ये बाथरूम में गया उसी टाइम मेरे पास मैसेज आया, और ये मैसेज जब आया तो मेरा शक उस पर इसलिए गया क्योंकि ये पहले मना कर रहा था और ये बाथरूम में जाकर इसी ने ही मैसेज किया है, और इसलिए मुझे शक हो गया, और यही बात उसने पुलिस से शेयर किया था। और फिर पुलिस भी जब इसके घर पर आई थी तो इसके यही सोच कर आई थी कि घर पर इधर उधर ध्यान देना है कि घर में क्या क्या चीजें, और यही सोचकर पुलिस के घर पहुंची थी, और पुलिस की नजर डीप फ्रीजर पर पहुंचा था। और जब डीप फ्रीजर का राज खुला तो ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। अब जो राजेश गुलाटी है, इसको पुलिस हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेने के बाद ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जब पहुंचता है तो इसको कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलती है। इसको सजा मिली थी 2017 में, और ये अभी तक जेल में ही है। और फिर ये 2021 में इसने एप्लीकेशन लगाया था कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर आना दिया जाए पैरोल में, अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता है। उसके बच्चे अब जवान हो चुके हैं और अपने बच्चों को देखना चाहता है, लेकिन जो जज साहब थे वो ठुकरा दिए उसके एप्लीकेशन को और मना कर दिए कि तुमको बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि तुमने जितना बड़ा कांड किया और जितने बेरहमी से तुमने अपने पत्नी यानी अनुपमा को मारा है, इसकी सजा यही है कि तुम काल कोठरी में रहो, और तुम काल कोठरी में ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बीतेगी और तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकते।
ये थी आज की सच्ची घटना जो श्रद्धा मर्डर केस से काफी मिलता जुलता है। श्रद्धा मर्डर केस से काफी पहले हुआ था, 2010 में ये मामला हुआ था। और जो आफ्ताब था जिसने श्रद्धा को मारा था, वो इस मामले में भी पढ़ा था और इस मामले के ही देखकर इसी के हिसाब से उसने जो श्रद्धा का मर्डर किया था और लाश के अलग अलग ठिकानों में फेंका था। इसी से उसने सबक लिया था और इसी के हिसाब से उसने श्रद्धा की लाश को अलग अलग ठिकानों में फेंका था। आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।